कक्षक की संख्या कितनी है, मैंने एक कॉलम बनाया 1, तो n बराबर 1 में कक्षक की संख्या होगी 1, n बराबर 2 में कक्षक की संख्या कितने उपकोष है, मैंने कहा था आप कक्षक पे सीधे नहीं पहुंच सकते, आपको कक्षक का पता करना है तो कोष उपकोष कक्षक इसी लाइन में चले। तो यहां पर हमारे सामने है कोष मैंने बता दिया दूसरा, अब आपको इसमें उपकोष पता करना पड़ेगा तब जाके आप कक्षक पता करें। तो दूसरा में हम देख रहे हैं उपकोष कौन से हैं, एस और पी, एस और पी में कितने होंगे 1 प्लस 3 यानी कि 4। यहां तक बात समझ में आ गई है कि हमारे पास n बराबर 2 में है, कक्षकों की संख्या कितनी है 4। इसी तरह से हम बात करें n बराबर 3 में कक्षक की संख्या, तो कोष तो हमने बता दिया तीसरा, अब इसमें उपकोष पता करने पड़ेंगे तब जाके कक्षक पर पहुंचेंगे। तो उपकोष कौन कौन से हैं, एस पी डी यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 9 कक्षक हो गए, इसमें n बराबर 3 कोष में। ऐसे n बराबर 4 में कितने हो जाएंगे, एस पी डी एफ 1 3 5 7 कितने हो गए 12 15 16। तो ये तो हमने आंसर दे दिया, हमारे सवाल का आंसर तो हमने दे दिया। अगर किसी कंपटीशन में पूछा जाता है कि n बराबर 2 में n बराबर 3 में कक्षकों की संख्या कितनी होगी 9, लेकिन इसको हम जनरलाइजेशन करें, इसका सामान्यीकरण करें तो सामान्यीकरण कर सकते हैं। अब देखिए n के साथ और कक्षक के साथ क्या रिलेशन है, 2 का क्या हो गया 4, 3 का क्या हो गया 9, 4 का हो गया 16। कुछ समझ में आ रहा है, इस संख्या का वर्ग। तो हम यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला दे सकते हैं कि किसी कोष में कक्षकों की संख्या क्या होगी n²। ये भी किताबों में लिखा होता है, हम उस मेथड से नहीं चलेंगे कि सूत्र पढ़ो उसके एग्जांपल्स देखो, हम दूसरी मेथड से चलेंगे जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। उसमें क्या है कि हम पहले एग्जांपल्स देखेंगे और उससे सामान्यीकरण करके नियम निकालेंगे। तो हमारे पास दूसरा सूत्र निकल के आ गया है कि किसी कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी n²। n का मान हमें मालूम होगा, अब जाके आप सूत्र याद रख सकते हैं। अगर आपको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट यहां से नहीं कर सकते, पहले आप समझिए फिर उसको सॉर्ट कर लीजिए, ये मेथड रखेंगे। तो ये हमारे पास दूसरी चीज आ गई है, संख्या से रिलेटेड अभी हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं कि कितनी संख्या होगी, संख्या का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। अच्छा ये तो होगी हमारे पास किसमें, किसी कोष में कक्षकों की संख्या। अगर सवाल ये पूछना है, एक सूत्र और बन जाता है यहाँ पर, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या बताया। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया कि आप पी उपकोष में बताइए कक्षकों की संख्या, तो पी उपकोष में कितनी है 3। वो कहें कि आप एस में बताइए तो कितनी है 1। वो कहें कि भाई आप इसमें बताइए डी में, तो डी में कितने कक्षक होते हैं 5। इनके एल की वैल्यू देखें, पी के लिए कितने हैं 1 0 और 3। क्या रिलेशन आ रहा है, हम देख रहे हैं यहां पर कि ये हो गया l प्लस 2, l प्लस 2 और ये हुआ l प्लस 1, और इसको अगर ऐसे लिखें 2l प्लस 1। देखिए यहां पर l बराबर 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहां पर l बराबर हम क्या रख दें, सॉरी l बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 1, और l बराबर अगर 1 रखें 2 इंटू 1 प्लस 1 तो क्या आ गया 3। ऐसे यहां पर l बराबर हम रखें, l बराबर 2 होता है d के लिए, तो 2l प्लस 1 में 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या आ गया 5। तो यहां से जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि पहले में कितने हैं, जो एस है उसमें 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। तो एल की वैल्यू हमारे सामने है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, जैसे हमने कहा कि एस के लिए एल बराबर 1 और कक्षकों की संख्या 1, पी के लिए एल बराबर 1 और कक्षकों की संख्या 3, डी के लिए एल बराबर 2 कक्षकों की संख्या 5 और एफ के लिए एल बराबर 3 और कक्षकों की संख्या 7। अब रिलेशन बना लीजिए इस संख्या के साथ और इस संख्या के साथ, आपका उसको फॉर्मूला आ जाए। जैसे
अगर 0 है और 1 है, 1 है और 3 है, 2 है और 5 है, 3 है और 7, तो क्या बना सकते हैं 2l प्लस 1। आप सभी में अगर l की वैल्यू रखेंगे तो आपके कक्षों की संख्या आती है, इसको जनरलाइज कर दिया हमने, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2l प्लस 1। तो इस तरीके से हम इस संरचना के द्वारा किसी भी नियम को सत्यापित कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को भी उत्पन्न कर सकते हैं, और सवाल के जवाब तो हम किसी का भी देंगे। जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तब जाके कुछ प्रॉब्लम्स हम चर्चा भी करेंगे बाद में। तो ये हो गया हमारे पास कक्षकों की संख्या। अब बात करते हैं कि ये जो कोष, उपकोष, कक्षक, कक्षक के बाद क्या होगी स्थिति देखते हैं। जैसे हमारे पास आया कोष, कोष को हमने विभाजित किया उपकोष, और उपकोष विभाजित होते हैं कक्षक, और कक्षक के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जो हमने बात की थी शुरू में कि नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, बस दो ही चीजें होती है। फिर हमारे पास ये सारी चीजें कहां से, परमाणु के अंदर तो हमने कहा दो ही चीजें होती है, एक तो होता है नाभिक और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम तो शुरू यहां से करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के बाहर पाए जाते हैं। ये इन इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है, जहां पर भी ये घूम रहे हैं, वो जो स्थान जहां पर ये पाए जाते हैं, उन स्थान को हमने क्या कहा कक्षक। इनका अभिविन्यास, विन्यास या इनकी स्थिति है वो क्या है, वो जो स्थान है जहां पर ये घूमते हैं वो क्या हो गए कक्षक। कक्षकों का जब समूहीकरण करते हैं, तो ग्रुपिंग जब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा उपकोष, और उपकोष का जब ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है कोष। तो अध्ययन के लिए हमने इनकी क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। यह संरचनाएं परमाणु के अंदर नहीं होती, लेकिन यह संरचना परमाणु के अंदर होती है और इसके द्वारा इनका अस्तित्व है। देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की त्रिविम में जो स्थिति है वो कक्षक होता है, कक्षकों का जो समूह बनाया वो उपकोष बना, उपकोषों का समूह बनाया वो कोष बना। इस तरीके से हम इस पूरी संरचना का, परमाणु की पूरी संरचना का और उसके गुणों का अध्ययन कर पाएंगे। तो हमारे पास ये चीजें आ गई। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी जो संख्या होती है वो जो प्रैक्टिकल डेटा हमें जो मिले हैं उनके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, अधिकतम 2 होते हैं, न्यूनतम 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर अब सवाल संख्या का एक और निकल के सामने आता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। जैसे हम बात करते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, सभी ने सूत्र पढ़े, सूत्र रटा भी होगा, लेकिन कैसे आया वो सूत्र वो हम देखेंगे। जैसे हम कह देते हैं n बराबर 3 में बताइए, n बराबर 3 में, तो मैंने आपसे कहा कि कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही हम जाके सीधे इलेक्ट्रॉन पे नहीं पहुंच सकते। हमसे कहा n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन होता नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या है व्यवस्थित चले तब जाके संख्या को निर्धारित कर पाएंगे। तो जैसे हमें n का मान तो दे दिया 3 में उपकोष कितने होंगे s p, कक्षक कितने हो जाएंगे 4, और 1 में अधिकतम कितने होते हैं 2, 1 में अधिकतम 2, तो 4 2 8 s p, नहीं n बराबर 3, d और होगा इसमें, d होगा तो कितने हो गए कक्षक 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि कितने हो गए 9, 9 बढ़ा 2 18, 1 में अधिकतम 2 बता दिए। इसी तरह से हम बात करें n बराबर 2 में, तो क्या हो गया s प्लस p, यानी कि 1 प्लस 3, टोटल कितने हो गए 4, और 1 में अधिकतम 2, 4 कक्षक और 1 कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 8। n बराबर 1 में s, और s के अंदर अधिकतम, क्योंकि एक ही कक्षक है 1, तो 1 में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो 2। ऐसे ही हम बात करें n बराबर 4 में, तो n बराबर 4 में कितने हो जाएंगे s p d f 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, कितने हो गए 16, तो 16 गुणा 2 32। अब बात आती है n बराबर 5 की, इस पर चर्चा करेंगे बाद में, अभी करते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको जनरलाइज करते हैं। तो देख रहे हैं हम कि n बराबर 1 में 2, n बराबर 2 में 8, n बराबर 3 में 18 और n बराबर 4 में 32। क्या संबंध आएगा वो हमें निकालना है। तो एक संबंध तो वैसे हमारे पास है, सॉर्ट भी कर सकते हैं कि n स्क्वायर है,
एन स्क्वायर के कक्षकों की संख्या, एक कक्षक में अधिकतम 2, तो 2n स्क्वायर, 2 का गुणा कर दीजिए सीधा कक्षक के साथ, तो एक तो ये आ गया कि 2n स्क्वायर। और अगर यहां से निकालना चाहे तो यहां से भी रिलेशन निकाल सकते हैं, 1 और 2 के साथ, 2 और 8 के साथ, 3 और 18 के साथ, 4 और 32 के साथ क्या रिलेशन आएगा, 2n स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगला फॉर्मूला आ गया जो हमने हमेशा याद किया हुआ है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमने जो उपकोष पढ़े वो 4 ही पढ़े हैं अभी तक, एस पी डी एफ। आवर्त भी पढ़ते हैं, उसमें भी 4 ही ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। अभी तक हमने जी और एच का नाम नहीं सुना, तो वो हमने लिया। तो जो चीज हमने आज तक नहीं सुनी तो हम क्यों उसको लाए थे अपने यहाँ, तो वो लाए थे n बराबर 5 में बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n बराबर 5 में। अगर 4 ही उपकोष हम रखते हैं, एस पी डी एफ ही रखते हैं, तो आप देख लीजिए एस पी डी एफ में अधिकतम कितने हो जाएंगे, 32, है ना। और सूत्र है हमारे पास 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हमने जनरलाइज कर दिया, तो 2n स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि n बराबर अगर 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 50। जबकि अगर 4 अगर उपकोष ही होते हैं तो 50 4 में तो पॉसिबल नहीं। इसलिए हमने एक और नया कक्षक ढूंढा कि अगर जिस दिन 5वें कोष में 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिस दिन भरे जाएंगे उस दिन फिर इसमें जी उपकोष भी होगा। जब ऐसा परमाणु हमारे सामने होगा कि 5वें कोष में 50 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, उस समय फिर जी होगा। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसे ही परमाणु है कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 में वो कितनी है, 32। इसलिए आज तक हमें जी की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन 5वें कोष में अगर पूछा कि अधिकतम कितने आ सकते हैं, तो अधिकतम कितने आ सकते हैं, 50। वहां पर जी फिर काल्पनिक हो जाएगा। मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, भले हमने उसमें 32 भरे, लेकिन कैपेसिटी उसकी क्या है, 50 तक की। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित। अब इन्हीं संख्याओं को एक्सप्लेन करने के लिए, चूंकि हमने अध्ययन तो कर लिया, लेकिन एक बार जो किताब की भाषा है उसके थ्रू चलते हैं। इतना आप रखिए अपने पास, इतना नॉलेज रखिए, बाकी किताब में जो लैंग्वेज है उसको कैसे इसी के द्वारा सॉल्व करेंगे उस चीज पे आते हैं। तो जैसे हमारे पास है क्वांटम संख्या, तो 4 तरह की क्वांटम संख्या होती हैं, और चारों तरह की क्वांटम संख्याएं दरअसल हम काफी कुछ पढ़ चुके केमिस्ट्री का, लेकिन अब आपको जो पढ़ा हुआ है उसको सिर्फ एडजस्ट करना है। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा है दिगंशीय क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 क्वांटम संख्या होती हैं। ये क्वांटम संख्याएं क्या है, पहले तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह कुछ ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी देती है, खासकर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा से संबंधित। तो ये जो चारों संख्या है, चारों संख्याओं को अगर हम एक साथ जब जोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की पूरी कहानी हमारे सामने आ जाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए महेश, और ये मान लीजिए भूमि के अंदर रहता है, और आपसे कह दिया जाए कि इनको ढूंढ के ले आइए, तो क्या आप महेश को ढूंढ सकते हैं? महेश को नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अगर महेश के बारे में आपके सामने कुछ संख्याएं दे दी जाए, संख्याएं दे दी जाए कि या फिर उसको एड्रेस दे दिया जाए, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई के अंदर मान लीजिए नेहरू नगर हो गया, गली नंबर 3 हो गया, और मकान नंबर 5 हो गया, तो आप उसके गेट पे जाके खड़े हो जाएंगे और महेश को ढूंढ लेंगे। जब तक आपके पास ये एड्रेस नहीं होगा तब तक आप उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते। परमाणु के अंदर भी 1, 2, 10, 50, 100 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें किसी इलेक्ट्रॉन विशेष की जानकारी अगर चाहिए तो फिर ये चारों क्वांटम संख्या हमें पता होना चाहिए। जब ये चारों क्वांटम संख्या हमें पता चल जाएंगे तब जाकर उस इलेक्ट्रॉन तक हम पहुंच सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फलाना इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन की पहचान के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको ढूंढने के लिए हमारे पास ये 4 क्वांटम संख्या है। संख्या ये है क्योंकि इनके नाम नहीं है, केवल संख्याओं के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करें। तो पहली जो क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। मैं बता चुका हूं स्मॉल एन क्या है, कोष, यानी मुख्य क्वांटम संख्या जिसकी जानकारी देती है कोष।
कोष की ऊर्जा कितनी है, उसका आकार कैसा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, इसकी जानकारी क्या दे देगी, मुख्य क्वांटम संख्या। यानी मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बता देगी, परमाणु के कोष के बारे में। इलेक्ट्रॉन किस कोष में स्थित है ये भी मुख्य क्वांटम संख्या बताएगी। उसके बाद और दूसरी है दिगंशीय क्वांटम संख्या। यह बताती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और ये बताती है उपकोष की जानकारी। इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में स्थित है, उपकोष की ऊर्जा कितनी है, यह जानकारी कौन देगी, दिगंशीय क्वांटम संख्या। जो हम देख चुके हैं उपकोष कितने हमारे पास, एस पी डी एफ, काल्पनिक जी एच, ये हमारे पास उपकोष है, इनकी जानकारी कौन दे देती है, दिगंशीय क्वांटम संख्या। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और ये जानकारी देती है कक्षक की। कक्षक हम आपको बता चुके हैं कि जो उपकोष होते हैं वो कक्षकों में विभाजित होते हैं, उनके अलग अलग विन्यास होते हैं, तो ये हमारे पास कक्षक की जानकारी देगी। कक्षक के अंदर हम और इसको थोड़ा सा भी डिटेल देखेंगे। इसके बाद है जो चौथी क्वांटम संख्या है वो है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, और ये जानकारी देती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अलग अलग है, किसकी कौन सी स्पिन है तो उसकी जानकारी देगी चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये हो गया हमारे पास। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये कक्षक के बारे में जानकारी देती है। हमने कक्षक की संख्या से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन इनकी पहचान किसके द्वारा होती है, नाम और संख्या। तो नाम देखते हैं, जैसे हमारे पास है एस, इसका जो कक्षक है एक ही है और उसका नाम है एस कक्षक। पी के अंदर जो नाम है वो है उसके पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीन है, तीनों के नाम हो गए। इसी तरह से डी के पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर एस बाई स्क्वायर, ये 5 कक्षक हैं वो डी। इसी तरह से एफ के 7 है, इसमें 7 जटिल है। इस तरह से आगे इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि काफी जो त्रिविम है वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास और फिलहाल जो एप्लीकेशन है वो ये तक है। यहाँ पर अगर संख्या की बात करें तो इसके लिए m बराबर होता है 0, एस के लिए क्या होता है 0। दरअसल 0 हमने माना है, जो जेड अक्ष है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जेड अक्ष पे माना उपस्थित होते हैं उसके लिए m का मान क्या हो गया 0। तो चूंकि s गोलाकार आकृति का होता है तो गोलाकार आकृति में तो तीनों अक्ष स्थित होती है, जेड अक्ष ऑलरेडी है, इसके लिए उसको नाम ने क्या नाम दे दिया 0। यहाँ पर px का है -1, इसकी जो वैल्यू होती है l की, इसके लिए m जो है वो -l से प्लस है, -l से प्लस है। अब l का मान p के लिए कितना 1, तो -1 से +1, 3 वैल्यू आएंगी, -1, 0, +1, तो 3 कक्षक हो जाएंगे इसके लिए। अब हमारे पास px तो हो गया -1 और z को तो हम इसे 0 ही देंगे। जेड अक्ष को हमने क्या मान लिया 0 माना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन अगर जेड अक्ष पर उपस्थित होते हैं उसके लिए m का मान 0 होगा। तो दूसरा क्या बचा +1। इसी तरह से -2, -1, और चूंकि ये जेड है इसलिए क्या हो जाएगा 0, +1 और +2। तो ये हमारे पास हो गए इनके नंबर, इनकी पहचान। जैसे मैंने लिखा m बराबर +2, m बराबर +2 लिखा, तो m बराबर +2 में क्या होगा इसका 5वां कक्षक, d का 5वां कक्षक, ये स्थिति होगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास संख्या आ गई, पहचान हो गई हमारे पास संख्या और नाम। नाम भी हमारे क्लियर है, px, p के 3 है, px, py, pz, s का 1 है, s, d के 5 है, इस तरह से f के 7 और 9 और 11 इस तरीके से होंगे। तो हमारे पास दोनों की आ गई हमारे पास संख्या और उसका नाम। अब बात करते हैं तीसरा, इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये हो गया हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। तो जैसे हमने आपको बताया था कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये कक्षक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो तीर का निशान है ये इसकी स्पिन यानी चक्रण को दर्शा रहा है। चक्रण 2 तरीके से संभव है, जैसे मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति ऐसे करेगा, एक तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, इसके साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमेगा, ऐसे अपने अक्ष पर भी घूमता जाएगा और अक्ष के साथ साथ यह नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगा देता है। तो 2 तरह की गतियां होती है, एक तो ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और एक अपनी अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। जो अक्ष पर चक्कर लगाता है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे चक्कर लगा सकता है
इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। ये घड़ी की सुइयों की दिशा में तो क्लॉकवाइज है। इसके लिए जो स्पिन है वो है s बराबर प्लस हाफ। चूंकि एक है तो हाफ दे देंगे, एक कक्षक में दो है तो एक के लिए प्लस हाफ हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। यहां पर जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ऊपर की तरफ चिन्ह है वो हो गया प्लस हाफ यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में, और जो नीचे की तरफ है वो माइनस हाफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से यहां पर अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिया s बराबर प्लस हाफ, ये लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था 4 संख्याएं होती हैं n m l s। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिखा प्लस हाफ तो समझ जाइए वो कैसे चक्कर लगा रहा है, क्लॉकवाइज। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिख दिया माइनस हाफ, s बराबर माइनस हाफ लिख दिया तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम अभी इसको एप्लीकेशन करके देखते हैं कि चारों क्वांटम संख्याओं को कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है 15वां। दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। 15वां इलेक्ट्रॉन, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। पहला सवाल ये कि परमाणु है, इसके पास मुझे 15वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या की जानकारी चाहिए, यानी उसका एड्रेस चाहिए। मैं आपसे उसका एड्रेस मांग रहा हूं कि मुझे इसके पास जाना है, आप इसका एड्रेस दीजिए। तो एड्रेस आप संख्याओं में दे सकते हैं। तो पहले मुझे दे दीजिए n बराबर क्या होगा 15 के लिए। n बराबर आप जब 15 के लिए पूछ रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा अभी कि n बराबर इसमें से हम कैसे जाए। ठीक, तो अब चलते हैं इनके विन्यास की तरफ। जैसे हमने देखा है 1s, उसके बाद 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f। और आपने इनको ऐसे क्रॉस किताब में देखा होगा, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग देखी होगी। यानी कि ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। कक्षक जो हमारे पास है ये ऐसे हैं, जैसे 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरते हैं तो कोई भी चीजें हमेशा पहले वहां जाना पसंद करती है जहां पर उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो यहाँ पर जैसे हमको कहा जाए कि भाई आपको आवास दिए जा रहे हैं, आप रहिए, कौन से आवास, सबसे पहले भाग के हम किसमें जाते हैं, अच्छे वाले में चले जाते हैं। यहाँ पर सेम स्थिति है, इलेक्ट्रॉन भी वहीं जाएगा जहां पर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और स्टेबिलिटी ज्यादा जब होती है जब किसी सिस्टम की एनर्जी कम होती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा होती है उतना ज्यादा अस्थायित्व होता है नेचर के अंदर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, उसको इस लाइन डायग्राम से समझाया गया है। कि लाइन डायग्राम आया कैसे, एक नियम से आया, वो बाद में भी चर्चा करते हैं। कि सबसे कम किसकी है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद ऐसे चलिए, जैसे ये आया फिर ये काटा, फिर ऊपर कौन आएगा 2p, 3s। ये हमने लिखे कहां से, लिखे वहीं से डायग्राम से। मैंने आपसे कहा मैं डायग्राम के अलावा कहीं नहीं कहूंगा, मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा लेकिन इस डायग्राम से कहीं नहीं कहूंगा। तो हमने बात वहीं से उठाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, पहले में 1s है, उसके बाद 2 है 2s, 2p, उसके बाद 3 है 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4 है 4s, 4p, 4d। तो ये मैंने वहीं से ले लिया 1s, 2s, 2p, 3s, ये लाइन में लिख दिए, बस काटा क्रॉस।